हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी ऑन टिप्स। वी आर स्टडिंग क्लास 11th फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 1। सो लेट अस कंटिन्यू। एक बार रिकॉल कर लेते हैं लास्ट क्लास का। हमने पढ़ा था अकाउंटेंसी की डेफिनेशन, जिसमें हमने कहा था अकाउंटेंसी इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। रिकॉर्डिंग में हमने कहा था कि कुछ भी हो सकता है, इन्वॉइसेस, बिल्स, मेमोज। क्लासीफाइंग में हमने कहा था कि नेचर ऑफ अकाउंट देखेंगे, रियल, नॉमिनल, एक्सेट्रा। देन समराइजिंग, समराइज क्यों करते हैं हम, ताकि एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाए मैनेजमेंट। और इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, ओनली मॉनेटरी टर्म्स आर कंसिडर्ड अंडर अकाउंटेंसी। ओके, सो नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था बेसिक टर्म्स। फर्स्ट हमने पढ़ा था इकोनॉमिक इवेंट। दो तरीके के इकोनॉमिक इवेंट्स थे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल कौन से होते हैं, जो ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन एक आउटसाइडर के साथ करती है उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, और कोई भी ट्रांजैक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है उसको इंटरनल बोलते हैं। एक्सटर्नल का एग्जांपल क्या था, सेल टू कस्टमर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट हमने इंटरनल का एग्जांपल देखा था, हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, या फिर हमने देखा था कि स्टोर्स डिपार्टमेंट से जैसे ही हमारे गुड्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होते हैं उसको भी एक इंटरनल इवेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंटरेस्टेड यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन। उसमें हमने पढ़ा था दो तरीके के यूज़र्स हो सकते हैं, इंटरनल यूज़र्स हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूज़र्स हो सकते हैं। इंटरनल यूज़र जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एंड एक्सटर्नल यूज़र जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो इंटरनल यूज़र में हो गया हमारा डायरेक्टर, मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूज़र में कौन कौन हो गए, बैंक्स, गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सेबी, इनकम टैक्स एक्सेट्रा, या लेंडर्स हमारे जिनसे हमने पैसा ले रखा है। ठीक है, एंड उसके बाद हमने देखा था कि इनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ओनर्स को क्यों पड़ती है, डायरेक्टर्स को, क्रेडिटर को, लेंडर्स को। उसके बाद हमने देखा था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। पहली ब्रांच थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वर्कआउट करते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन एज एट अ पर्टिकुलर डेट देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग विच रिलेट्स टू द कॉस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज वी प्रोवाइड। ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं कि इतनी कॉस्ट क्यों आ रही है, देन वी कंट्रोल द कॉस्ट। थर्ड वी हैव मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से मैनेजमेंट रैशनल डिसीजन लेता है और उस डिसीजन में का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखता है। ठीक है, देन वी हैड डिस्कस्ड असेट की डेफिनेशन। हमने देखा था PRR, प्रॉपर्टी, राइट एंड रिसोर्सेज, जो मॉनेटरी टर्म्स में हम रिकॉर्ड कर पाएँ। एंड वन मोर कंडीशन वाज देयर, इन इट्स ऑपरेशंस, बिजनेस जो अपनी ऑपरेशंस में यूज़ करे उसको हम कहते हैं असेट्स। ठीक है, इनके एग्जांपल देखे थे। तो इतना हमने लास्ट क्लास में कवर करा था। आज हम पढ़ेंगे असेट्स की क्लासिफिकेशन कैसे रहती है। ठीक है, सो असेट्स को हम 2 सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट असेट एंड करंट असेट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय करंट। करंट को अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में देखें तो कहते हैं कि राइट नाउ, ओके, विच इज़ स्पॉट। ठीक है, नॉन करंट मतलब अपोजिट ऑफ दिस विच इज़ नॉन स्पॉट, या फिर कि एन अ लेटर स्टेज। ठीक है, तो नॉन करंट असेट कौन से होते हैं, वो असेट जो हमको बेनिफिट देंगे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देंगे फॉर अ लार्जर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, स्पेसिफाइड 1 ईयर ऑफ टाइम। ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉन करंट असेट्स। करंट असेट वो होते हैं जो हमको बेनिफिट देते हैं विद इन द ईयर वी आर ऑपरेटिंग। ओके, इफ़ मैंने कोई गुड्स खरीदे, उसको अगर मैं उसी साल में कंज्यूम कर लेता हूँ, उसको कहते हैं करंट असेट्स। ठीक है, तो अगर हम बाइफर्केशन, इसकी फर्दर बाइफर्केशन देखें तो नॉन करंट असेट में आता है फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स। ठीक है, फिक्स्ड असेट क्या होता है, फिक्स्ड असेट जैसे कि हमारा हो गए बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, दीज AC, कार, दीज ऑल आर माई फिक्स्ड असेट्स।
फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो होती हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने करी हैं विच इज़ गोइंग टू एंड आफ्टर 1 ईयर ऑफ टाइम। ओके, उसको कहते हैं हम नॉन करंट। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वो होते हैं जो भी कंपनी ने लोन्स या फिर एडवांस दिए हैं और उनका जो रिकवरेबिलिटी है, उनको हमारे पास जो राइट आने वाला है रिसीव करने का, वो 1 साल बाद आने वाला है। या फिर एक एग्जांपल और आता है इसमें, जैसे कि कोई आपका किसी ने लेट्स से कंपनी ने गुड्स बेचे हैं ए को, ठीक है, 1000 रुपीज़ के, आज लेट्स से 21 सितंबर को, ठीक है, ए ने अभी दिए हैं 800 रुपीज़ टिल डेट। जो 200 रुपये बचे हैं वो अभी तक ए ने नहीं दिए है, ठीक है, और हमारा 21 को हमने बेचे थे और 22 तक उसके पैसे नहीं आए हैं, ठीक है। तो इस पीरियड के बाद से ये हमारे अभी तक ये 200 रुपये अभी तक आ रहे होंगे ट्रेड रिसीवेबल्स में, जो हमको पैसे लेने अभी आएंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या क्या आ सकता है? कोई भी डेटर जो हमारा 1 साल से ज़्यादा का है, कोई भी हमने स्टाफ को लोन दे रखा है अपना, वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अदर नॉन करंट एसेट्स। तो ये एक रेजिडुअल डेफिनेशन रहती है, इस जो ऊपर नहीं आया एसेट्स में वो इधर फॉल करेगा नॉन करंट में, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है? हमने अपने रिलेटेड पार्टीज़ को, रिलेटेड पार्टी कौन कौन हो सकती है हमारी? रिलेटेड पार्टीज़ में आ सकते हैं हमारे सब्सिडियरी, एसोसिएट्स, डायरेक्टर्स, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो मैं आपको बस एक ब्रीफ दे देता हूँ। सब्सिडरी वो कंपनी होती है जिसमें हमारा स्टेक 50% से ज़्यादा होता है, मतलब उसके 50% से ज़्यादा ओनरशिप हमारे पास है। एसोसिएट्स वो कंपनीज होती हैं जिसका 20% से ज़्यादा स्टेक हमारे पास है, और डायरेक्टर आपको पता ही है। तो ये एक एग्जांपल हो गया अदर नॉन करंट एसेट्स का। आगे चलते हैं। हमको फिक्स्ड एसेट 5 चीज़ों में बाइफरकेट होता है, ठीक है। पहला आता है टेंजिबल एसेट्स। सो टेंजिबल का वैसे मतलब होता है विच कैन बी टच्ड और फील, ठीक है, विच वी कैन टच और विच वी कैन फील। तो वही एसेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं उनको कहते हैं टेंजिबल एसेट। जैसे कि फर्नीचर, एसी, कार, एक्सेट्रा, ठीक है। इनटेंजिबल, अब ये एक डेफिनेशन है जो हमने ऊपर भी पढ़ी है, पर मैं फिर से बता देता हूँ आपको। इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं विच वी कैनॉट फील और टच फर्स्ट ऑफ ऑल। पर अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई भी कैसे एसेट हो सकता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे एसेट हो सकते हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये किस चिड़िया का नाम है? हमने ऊपर डिस्कस करा था पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये इस चिड़िया का नाम है, ठीक है। पेटेंट क्या होता है? कोई भी आपने नई चीज़ इन्वेंट करी, आपने जाके उसको पेटेंट करा लिया। इन पेटेंट का क्या मतलब, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि उसको कोई और बंदा ना प्रोड्यूस कर पाए, ना यूज़ कर पाए, ठीक है। कॉपीराइट क्या होता है? कोई भी आपका ऐसा कंटेंट है जिस पे आप कॉपीराइट करते हो, उसको कोई डुप्लीकेट ना कर पाए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा यूट्यूब की वीडियोस, ठीक है। ट्रेडमार्क होता है लोगो पर, लोगो, नॉट हिंदी वाला लोगो, जो कंपनी का लोगो होता है, ठीक है, उस पे हमारा ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे राइट्स हैं, कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। और एक और होता है गुडविल। गुडविल क्या होती है? सुना होगा पर ऐसे नहीं पता होगा। गुडविल होती है हमारी
अनदेखी, मेहनत, मतलब वो चीज़ जो हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, पर मार्केट में हमारी बनी हुई है पहचान, हमारी आइडेंटिटी। अब आप किसी शोरूम में जाओगे, आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये टाटा कौन सी कंपनी है, ठीक है, वो आपको गाड़ी दिखा रहा है, आप बोल रहे हो टाटा कौन सी कंपनी है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। तो टाटा की इतनी गुडविल है कि बंदा आंख बंद करके खरीदता है उसका सामान, ठीक है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वो होता है जैसे कि हमारी कोई भी असेट है जो नॉन करंट है, ठीक है, और वो एज एट बैलेंस शीट डेट, मतलब कि 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, ऑफ एनी ईयर, पेंडिंग है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं एक बिल्डिंग, लेट्स से मेरा एक ऑफिस है अभी नोएडा में, मैं एक और ऑफिस ले रहा हूँ अपना गुड़गांव में, ठीक है, मैं उस ऑफिस को पूरा कंस्ट्रक्ट करा रहा हूँ। अब जैसे ही मेरा साल ख़त्म हुआ उस दिन को मेरी वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उसकी जो भी वैल्यू है मेरे बैलेंस शीट में वो एंटर होगी, ठीक है, एज एट डेट, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इट इज़ नॉट येट, वर्क इन प्रोग्रेस होता है WIP, ठीक है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, सेम एज कैपिटल WIP, बट ये इंटेंजिबल के लिए होता है। जैसे कि मैंने कोई पेटेंट, मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा दिया है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा दिया है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो उसका जो भी अमाउंट होगा वो मेरा इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। करंट असेट पे आते हैं, तो करंट असेट की एक डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं एक बार। करंट असेट वो असेट होते हैं जो एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड थ्रू नॉर्मल ऑपरेशंस विद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर और द ऑपरेटिंग साइकिल। क्या कहता है ये? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिक जाएंगे, या हम उसको यूज़ कर लेंगे, या फिर वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। कितने पीरियड में? या तो करंट फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मेरा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, या फिर इस पीरियड में ख़त्म हो जाएंगे हमारे, या फिर जो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ गुड्स है। तो अब ये क्या होता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ, मैं वाइन बनाता हूँ, तो आप लोगों को पता होगा कि जो वाइन का ऑपरेटिंग साइकिल होता है, ऑपरेटिंग साइकिल किसको कह रहा हूँ मैं? रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनने में जो टाइम लगता है उसको ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। तो ये साइकिल ज़रूरी नहीं है कि 1 साल का हो, ज़रूरी नहीं है कि हर गुड जो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो वो 31 मार्च में ख़त्म हो जाए। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको टाइम ही ज़्यादा लगता है, वाइन को प्रिपेयर होने में टाइम बहुत लगता है, 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है, तो इनका ऑपरेटिंग साइकिल कुछ और होता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका ऑपरेटिंग साइकिल कम होता है। तो वो ये क्या कहना चाह रहा है कि वो करंट असेट वो होते हैं जो या तो सेल हो जाएंगे, या कंज्यूम हो जाएंगे, या एग्जॉस्ट हो जाएंगे नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान विद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर या फिर द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। या तो 1 साल में ये सोल्ड, कंज्यूम, एग्जॉस्ट हो जाए, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन इनसे जो भी बाहर जाएगा वो हो जाएगा हमारा नॉन करंट असेट, सिंपल, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा? असेट की डेफिनेशन देखी। असेट की डेफिनेशन तो हमने पहले ही देख ली थी, PRR वाली। हमने बाइफर्केशन देखा नॉन करंट असेट और करंट असेट में। फिक्स असेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, कोई बता सकता है मुझे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में वो आता है कोई भी इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है? हमने किसी कंपनी के शेयर, हमारी खुद की कंपनी, हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, ठीक है,
और हमको उनको 1 साल से पहले नहीं बेचना है, हमने उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, तो वो हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में बहुत डिफरेंस है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी हम पैसे देते हैं किसी को और एक्सपेक्ट करते हैं, बट इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न। ठीक है, इसमें हम कोई इनकम कमाने के लिए नहीं करते हैं कि हमको इंटरेस्ट मिल जाए। हमको हम ये क्यों देते हैं? ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली चले। ठीक है, हम हर किसी को मना नहीं कर सकते कि हम आपको क्रेडिट नहीं दे सकते, तो उस चीज़ के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिए जाते हैं। अदर में मैंने बता दिया आपको कि स्टाफ को लोन दे दिया हमने, सब्सिडरी को लोन दे दिया, एसोसिएट्स को लोन दे दिया। ठीक है, फिक्स एसेट का हमने बाइफर्केशन देखी। टेंजिबल एसेट जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एग्जांपल फर्नीचर, एसी, कार, जो भी आप देख पा रहे हो। ठीक है, इंटेंजिबल कौन सा बताया मैंने? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR कहते हैं इनको। जैसे क्या क्या हो गए? पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और मैंने इनमें बताया गुडविल। ठीक है, इनको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। फिर हमने देखा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या एग्जांपल दिया मैंने? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मैंने एग्जांपल दिया बिल्डिंग। ठीक है, पर वो बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पेंडिंग है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ये सेम है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की तरह, बट ये इंटेंजिबल के लिए है। करंट असेट में क्या क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये सब रेप्लिकेट होता रहेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए, 1 साल के लिए। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए। ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने कम पीरियड के लिए दे रखे हैं। अदर नॉन करंट एसेट, अदर करंट एसेट्स। ठीक है, ये 3 तो निकल गए। अब ये डिस्कस करने हैं हमको। इन्वेंट्रीज क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया है, जिस गुड्स में हम डील करते हैं मतलब जिसकी हम खरीद फरोख्त करते हैं, जिसकी हम सेल परचेज करते हैं, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, ये रहा। हमने ए को गुड्स बेचे 1000 रुपये के, उसने 200 रुपये तक 800 रुपये दे दिए हैं, 800 रुपये दे दिए हैं, 200 रुपये नहीं दिए हैं। ठीक है, अभी 200 रुपये नहीं दिए इस साल में। अभी देखो ये वाला साल कब एंड होगा? ये वाला साल कौन सा, पहले ये बताओ। ये वाला साल है करेक्ट। सोच लेना इसको, ये कैसे निकाला मैंने, क्योंकि ये साल अभी इस डेट में करा है, तो ये 1/4 को स्टार्ट हुआ होगा साल, और ये ख़त्म होगा 31/3 को, 31/3/22। ठीक है, इस साल में मैंने गुड्स बेचे 1000 रुपये के, 200 रुपये मुझे नहीं मिले हैं। 31/3 तक जब मेरी बैलेंस शीट एंड हुई, 200 रुपये मुझे नहीं मिले हैं। ठीक है, नहीं मिले, तो मेरा ये 200 रुपये कहाँ जाएगा? अभी कहाँ आएगा? कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये तो अब लॉन्ग टर्म हो गया। नहीं हुआ लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म होगा 21/9 से 21/9/22, इस डेट पे लॉन्ग टर्म होगा। तो ये 200 रुपये अभी भी ट्रेड रिसीवेबल में फॉल करेगा, ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि इसका 1 साल नहीं हुआ है। नेक्स्ट ईयर जो बैलेंस शीट बनेगी, लेट्स से ये 31/3/23 तक भी इसने पैसे नहीं दिए, अब ये कहाँ जाएगा? अब ये 200 रुपये कहाँ जाएगा? ये जाएगा अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्या समझे? क्लियर? तो ट्रेड रिसीवेबल वो होता है, ये सिंपल सा नाम से समझ आ रहा है, जो ट्रेड के दौरान हमको रिसीवेबल होने हैं। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश आपको पता है, रोकड़ा। अब ये कैश इक्विवेलेंट कौन सी चीज़ है? कैश इक्विवेलेंट वो सब चीज़ जिसको हम कैश की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ वो सब चीज़ जो ईजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैंक बैलेंस, या फिर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ एक्सेट्रा। ठीक है, ये कैश इक्विवेलेंट होते हैं हमारी। उसके बाद अदर ये, अब तो ये 3, अब ये हमको समझ में आ गया करंट एसेट्स। ठीक है, और करंट एसेट की डेफिनेशन हमने क्या देखी? एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड। इधर एक्सपेक्टेड क्यों लिखा है? क्योंकि स्टार्टिंग में हमको नहीं पता होता,
स्टार्टिंग में कभी कभी हमें नहीं पता होता है कि ये 1 साल मेरा ख़त्म हो जाएगा या 1 साल से ज़्यादा जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, कंज्यूम्ड एंड एग्जॉस्टेड थ्रू द नॉर्मल ऑपरेशंस, थ्रू द नॉर्मल ऑपरेशन विद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर और द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। लाइबिलिटीज़, अभी हमने पढ़ा एसेट्स जो हमारे लिए फ़ायदा होता है कंपनी के लिए। अब हमारी लाइबिलिटीज़ जो हमको पे करना है। लाइबिलिटीज़ में क्या कहता है? ऑब्लिगेशन, डेट, इट इज़ नॉट डेप्ट। अभी 11th में सीख जाओगे तो अच्छा रहेगा। ये होता है डेट, DEB साइलेंट होता है इसका, डेट होता है। ऑब्लिगेशन, डेट दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू पे, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू पे, ओके। तो ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है? हमारी ड्यूटी, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है पे करना, ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है पे करना, ठीक है। क्रेडिटर हैव सम राइट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स। क्रेडिटर आपको मतलब नहीं पता है, मैं बताऊंगा आपको। क्रेडिटर अभी आप सिंपल समझ लो, जिस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देने हैं क्रेडिटर को, हैज़ टू पे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से हमने लोन ले रखा है, आप सिंपल सा समझो अभी, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है? क्रेडिटर हैव सम राइट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स। एसेट पे क्रेडिटर का राइट होता है। हमारे राइट होता है का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं, क्योंकि तुम एसेट्स लाए कहाँ से हो, सिंपल सा लॉजिक है इसका। आप लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं अभी, बिल्कुल मत समझना अभी इसे कि मैं किस तरीके से कौन सी एंट्री कहाँ कर रहा हूँ, ये सब अभी बस अब जो पर्पज़ है वो देखो। मैं कार लेके आ गया 1000 रुपये की, फर्नीचर ले आया मैं 100 रुपये का, ठीक है, 1100 रुपये का मेरे पे एसेट पड़ा है। तो एसेट ये कहाँ से आया होगा? या तो मैंने पैसे डाले होंगे, कैपिटल होगा, या फिर मैंने लोन लिया होगा, दो ही तो चीज़ होंगी, समझो इसको। या तो मैंने कैपिटल लाया हूँगा मैं, तो मैं कैपिटल लाया हूँ मान लो 800 रुपये की, और 300 रुपये मैंने लोन लिया। तो ये जो 300 रुपये हैं, इस लोन में मेरा क्रेडिटर भी तो आता है। इस लोन को लोन मत समझो, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्रेडिटर आता है, बोरोइंग्स आती हैं, मतलब, ठीक है। तो इसमें क्रेडिटर भी है। लेट्स से इसमें हमारा क्रेडिटर आ रहा है अभी 100 रुपये का, तो इस 100 रुपये के जो हमने लोन ले रखा है क्रेडिटर से, ठीक है, तो उनका हक है ना इसमें, इसके 100 रुपये में इनका हक है ना। क्या पता मैंने फर्नीचर इनके 100 रुपये से लिया हो, तो इनका हक है ना मेरे एसेट्स पे। तो ये लिख रहा है वो, क्या कह रहा है? क्रेडिटर हैव सम राइट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स। सेम बाइफर्केशन जो भी मैंने बताई तुम्हें, सेम ये लाइबिलिटीज़ के लिए होती है, ठीक है। फिक्स एसेट नहीं होगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने लिए हैं, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है, इधर होता है, इधर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ट्रेड रिसीवेबल नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा? क्रेडिटर्स, ये नहीं होगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने लिए हैं, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर सच वीडियोज़ ऑन अकाउंटेंसी, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर द वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।